नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत में कृषि क्षेत्र बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है, साथ ही इस क्षेत्र में तमाम अवसर भी मौजूद हैं, लेकिन लगातार सरकारें राजनीतिक असर की आशंका के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में सुधार लाने से संकोच करती रही हैं। वोट बैंक होने के डर से इस सेक्टर में महत्वपूर्ण फैसले लेने में देरी भी हुई, साथ ही दूरदृष्टि की भी कमी रही। नरेंद्र मोदी सरकार सुधार लेकर आई, लेकिन इसे किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। किसान इस मांग पर अड़े हैं कि नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। विरोध जारी है और इस बीच भारतीय कॉर्पोरेट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग मंडल किसानों और सरकार के बीच गतिरोध की स्थिति से चिंतित हैं, क्योंकि इससे भारी नुकसान हो रहा है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने सरकार और किसान संगठनों से इस गतिरोध को हल करने का आग्रह किया है। और इस बीच सीआईआई ने कहा है कि नए सुधार बाजार पहुंच में और सुधार करेंगे और किसानों के लिए आय के अवसर बढ़ाएंगे। उद्योग निकाय ने कहा है कि ये किसानों की बाजारों में बेहतर पहुंच देगा, प्राथमिक प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के निर्माण को उत्प्रेरित करेगा, प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार करेगा और सबसे जरूरी किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि किसानों को कृषि सुधारों के बारे में गुमराह किया जा रहा है और ये वास्तव में वही सुधार हैं जिनकी मांग किसान निकायों और यहां तक कि विपक्षी दल भी वर्षों से कर रहे थे। आज की चर्चा में हम कृषि सुधारों की जरूरत का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हुए कृषि विशेषज्ञ संदीप दास जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार यतीश राजावत भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कृषि सुधार की जरूरत आज के समय में कितनी है, और हम जानते हैं कि जो कृषि सुधार है उनका लक्ष्य है किसानों की आय को बढ़ाना। सरकार भी चाहती है किसानों की आय दुगनी हो, और जो उपाय किए जा रहे हैं उससे ये लक्ष्य किस हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है? देखिए, जो सरकार ने जो पिछले जो तीनों बिल पास किए, दो नया बिल और एक जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो संशोधन हुआ था, तीनों जो जून के सत्र में पास किया गया था, उसको लेकर किसान संगठन ने बहुत ही अप्रिहेंशन है। दिल्ली का एक रोड बंद कर दिया गया, दिल्ली हरियाणा रास्ते में, पंजाब हरियाणा से फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान सुधार का ये सबसे बड़ा डिस्टॉर्शन हमारा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम में ये रहा है कि हमारा पूरा जो फोकस है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान लेकर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बात किए जाते हैं। हालांकि सरकार जो किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बात करती है तो 23 कमोडिटी का डिक्लेयर करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पर प्रोक्योरमेंट होता है राइस, व्हीट और कुछ पल्सेस, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ केरला में कोकोनट। तो ये एक कृषि सुधार का सबसे बड़ा डिस्कशन है। सरकार ये चाह रही थी कि जो पहले वाला बिल है, आप देखोगे अभी भी जो एपीएमसी मंडी का मोनोपोली है अभी भी जाहिर है। मोनोपोली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि और कोई प्लेयर को उसको अलाउ नहीं होता है, कोई किसान चाहे जिसको बेचे, किसान एपीएमसी मंडी थ्रू ही वही बेचना पड़ेगा। जो करंट जो पिछले वाले लॉ थे, ये लॉ क्या कर रहा है कि अलाउ कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को परचेस करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट मंडी आने के लिए। तो ये चीज शायद बहुत सारे किसान संगठन समझ नहीं पाए। उनका एप्रीहेंशन ये है कि एमएसपी ऑपरेशन बंद हो जाएगा और सारे एपीएमसी मंडी बंद हो जाएंगे। बट हमारा सबसे बड़ा बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि जो कोई भी मार्केट में अगर कोई मोनोपोली है तो उसमें क्या होता है, बहुत डिस्टॉर्शन होता है, बहुत सारे मिडिलमैन होता है। तो हमारा मार्केट सिर्फ जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का है, उसके बीच में बहुत सारे मिडिलमैन है। इसीलिए आप देखोगे कोई भी चीज अगर 10 रुपये में खरीदा जाता है तो कंज्यूमर तक पहुंचते वो करीब 30 रुपये पहुंच जाता है। तो किसान ये सुधारना कि कंपटीशन बढ़े, डायरेक्ट परचेस हो। डायरेक्ट परचेस में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो खरीदती है गेहूं चावल पंजाब, पर्टिकुलरली पंजाब हरियाणा में, वो 6.5% टैक्स देती है। 2% मंडी टैक्स, 2.5% अर्थ टैक्स कमीशन, 2% रूरल डेवलपमेंट। आप बताइए कोई भी बिजनेस सिनारियो में 6.5% टैक्स कोई कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो? तो इसीलिए जो स्मूथ फ्लो, आप देखिए सबसे आयरनी ऑफ द मैटर, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आयरनी ऑफ द मैटर, लार्ज सेक्शन ऑफ द कमोडिटी लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, पोल्ट्री मीट, एग्स, ये सारा कहीं भी मैंने मिनिमम सपोर्ट नहीं है, लेकिन इनका एक वैल्यू चेन बना हुआ है, इनका एक ढांचा बना हुआ है। हाँ, वहां भी बहुत सुधार की जरूरत है, बट सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है हम जो सीरियल क्रॉप में है। ये जो एपीएमसी मंडीज और जहां प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है, तो ये जो डायरेक्ट परचेस हो गया तो हमारा प्रोसेसिंग बढ़ेगा। भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा जो प्रोसेसिंग लेवल है वो बहुत कम है।
तो जब प्रोसेसिंग ज्यादा बढ़ेगा तो फार्मर्स को ज्यादा मुनाफा करेगा। सरकार का ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ जो जो उन्होंने लाया था, इसका वही मकसद था कि एक लीगल गारंटी देने का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लॉ के, ये यहाँ लैंड किसी का कोई ले नहीं जाएगा जी। ये परचेजर और फार्मर्स के बीच में था। तो जब तक प्रोसेसिंग नहीं बढ़ेगा भारत में किसान का इनकम भी नहीं बढ़ सकता है। और एक छोटा सा चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया कि जो ये सब जितना भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन थे वो करीब 20-30 साल से पहले का जो ऑपरेशन लॉ थे, अभी समय आया कि सरकार और सबको मिलकर डिसाइड करना है कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है। बहुत सारे ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमोडिटीज में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नीचे मार्केट में मिलता है, क्योंकि हमको प्रोडक्शन ज्यादा है, कंज्यूमर इतना नहीं है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन कौन का कमोडिटी कम प्रोडक्शन होता है, कम ज्यादा होता है। तो हम लोग को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी करने की जरूरत है। तो ये ओवरऑल एक मैक्रो सिनेरियो है कि प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कितना प्रोडक्शन करना चाहिए कोई प्रोड्यूस का। इतना राइस स्वीट इतना ज्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, स्टॉक्स इतना ज्यादा है एफसीआई के पास। तो ये सब डिस्कशन करता है मार्केट में। ठीक है, ठीक है। नीतीश जी, आपकी नजर में क्या कृषि सुधारों को लेकर सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? और जिन 3 कानूनों को लेकर आई सरकार, उसके अलावा आपको लगता है कि इनके साथ ही या कुछ और सुधार किए जाने की भी जरूरत है ताकि किसानों की स्थिति जो बेहतर करने का लक्ष्य है वो हासिल किया जा सके? देखिए, ऐसा है, कृषि सुधार एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और वो लगातार जारी रहता है। ये 3 कानून उस प्रक्रिया में एक कड़ी है, ना तो ये शुरुआत की कड़ी है ना ये आखिर कड़ी है। इसके बाद भी कई कृषि सुधार की जरूरत है, जैसे कि कृषि चक्र है। पंजाब और हरियाणा में आप जानते हैं गेहूं और चावल का जो कृषि चक्र बना हुआ है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है, फर्टिलाइजर्स के ओवर यूजेज हो रहा है। तो इसको तोड़ने की जरूरत थी और इसकी वजह से जो ये आलोचना हो रही है या जो ये किसान बैठे हैं, देखिए हमें ये समझना चाहिए कि ये जो किसान बैठे हैं दिल्ली में, ये पूरे देश के किसान नहीं है, ये सिर्फ पंजाब के किसान हैं। और पंजाब के किसान सिर्फ 1% है हमारी पूरी जनसंख्या में जितने किसान हैं जो खेती पे डिपेंड करते हैं। तो ये ना तो डिफाइन कर सकते हैं कि खेती कैसे होनी चाहिए, ना ही ये किसान ये डिफाइन कर सकते हैं कि कानून कैसे होने चाहिए। कानून पंजाब के लिए अलग से नहीं बन सकते और अब तक पंजाब को अलग तरीके से सरकारों ने लगातार ट्रीट किया है। इसी वजह से सिर्फ 1% पॉपुलेशन किसान की होने के बावजूद 17% गेहूं पंजाब से उठाया जाता है, 12% गेहूं राइस पंजाब से उठाया जाता है। ये अपने आप में एक तरह से इम्बैलेंस है। इस बैलेंस की वजह से ही पंजाब में लगातार पानी की कमी हो रही है। हर साल वहां पे एक्वाफायर में पानी आधा मीटर से ज्यादा नीचे जा रहा है। मुफ्त बिजली सरकार वहां राज्य सरकार दे रही है। तो पंजाब की पूरी जो एग्रीनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वो एक मतलब हार्ड वॉल की तरफ दौड़ रही है और उसको तोड़ने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए, उसको सही दिशा लाने के लिए ये कानून बनाए गए। ये कानून पंजाब और हरियाणा के लिए नहीं बने, ये कानून पूरे देश के लिए बने। तो जब हम कहते हैं कि किसान आलोचना कर रहे हैं या किसान धरना में बैठे हैं, सिर्फ पंजाब का किसान धरना में बैठा है और पंजाब का किसान भी इसलिए धरना में बैठा है क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल गुमराह किया गया है कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी या आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉर्पोरेट आपकी जमीन ले जाएंगे। इससे पहले भी पंजाब का किसान अपनी सब्जी, टमाटर लगातार कॉर्पोरेट्स को बेचता आया है। सबसे पहला प्रयोग कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लुधियाना में हुआ था, लेकिन अब उसको डराया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर वो करेगा तो उसकी जमीन चली जाएगी। ये गलत है। दूसरी बात जो किसान कह रहे हैं, पंजाब के किसान ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए। एमएसपी की वजह से ये फसल चक्र नहीं टूट पा रहा है। ये गेहूं और चावल का जो फसल चक्र है
जिसकी वजह से वहां पे पानी की कमी हो रही है और वहां पे जमीन लगातार बंजर होती जा रही है। आप अगर आंकड़े देखें तो मतलब पंजाब में करीब 3 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है पर हेक्टर। इसका कारण ये है कि ये चक्र नहीं टूट रहा है, तो उपज उनकी बढ़ती नहीं है, इनपुट कॉस्ट उनके लगातार बढ़ रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि अगर वो डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप का नहीं करेंगे, चावल को नहीं छोड़ेंगे। चावल देखिए पंजाब की उत्पाद नहीं थी। अगर आप 30 साल 40 साल पहले चले जाएं पीछे तो पंजाब में चावल नहीं होता था, ना ही पंजाब में चावल खाया जाता था, क्योंकि ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन सिर्फ व्हीट के लिए है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से उस समय की वहां पे चावल की उपजाऊ मतलब उगाना ज्यादा शुरू हो गया और अब ये स्थिति आ गई है कि सिर्फ चावल उगता है और आप जानती है चावल को कम से कम 30 बार पानी देना पड़ता है, तबकि गेहूं को सिर्फ 8 या 9 पानी में फसल निकल आती है। तो ये गलत नीतियों का असर था कि चावल इतना बढ़ गया पंजाब में कि उसने वहां पानी और जमीन दोनों को खराब कर दिया है और किसान ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर उन्होंने ये चक्र को नहीं तोड़ा और ये एमएसपी की जो अननेसेसरी डिमांड है चावल के लिए वो उनको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी उनको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, मूव आउट करना चाहिए चावल से। ठीक है प्रीति जी। ठीक है संदीप जी, अगर हम सुधारों को लेकर और बात करें तो सरकार कह रही है कि वो किसानों का ख्याल रख रही है, चाहे वो 2000 रुपये सब्सिडी के तौर पर देने की बात हो जिसमें कहा गया कि किसानों को बीज लेने में दिक्कत ना हो क्योंकि ऐसे समय में बीज खरीदता है जब उसके पास पैसे नहीं होते। दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए सरकार फसल बीमा योजना लेकर आई, यानी सरकार कह रही है कि वो फोकस कर रही है कि पैदावार से लेकर अगर कोई प्राकृतिक आपदा तक की समस्या हो तब तक भी किसानों का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा मैं आपकी नज़रिए से जानना चाहूँगी कि किसानों की ऐसी कौन सी और बड़ी समस्याएं हैं जो आड़े आ रही हैं या आ सकती हैं किसानों के स्वावलंबी होने की दिशा में। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ की जो भारत में है कि सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है, तो उसके वजह से क्या होता है जो कमर्शियल कल्टीवेशन जिसको बोला जाता है वो नहीं हो पाता है। छोटे छोटे किसान होते हैं, छोटे छोटे 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन होता है, तो उसके लिए कंसोलिडेट करने की जो थे लैंड को, तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट लिया गया था, बहुत सारे प्रयोग ये चुके हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अभी भी एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करीब 40% एरिया में होता है। वो जो भाग चाष बोला जाता है, जैसे जमीन मेरा है और कोई किसान उसमें डील कर रहा है तो हमें जो पैदावार होता है आधा आधा कर लेते हैं, इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ में इन्होंने जो बोला था कि प्रोसेसर को एक मिलेगा, वो एक्सेस मिलेगा। एक सपोज एक जगह में अगर 100 फार्मर्स है, उसको अगर कोई एक प्याज उगाते हैं या आलू उगाते हैं, कोई अगर परचेस करना चाहता है, जैसे मेरे साथी ने अभी बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ पहली बार जो पेप्सी का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ था यहाँ पंजाब में, तो वो किया था उसे, तो उसको एक एरिया में अगर 100 फार्मर के साथ काम करना है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना पड़ेगा, सो दैट एक ही गांव में और एक ही शहर में 100 करेंगे तो उसका जो यील्ड होगा वो ज्यादा होगा। और बिजनेस अभी क्या हो रहा है, कोई फार्मर कुछ कर रहा है, कोई फार्मर कुछ कर रहा है, तो उसका जो यील्ड होता है, क्योंकि पंजाब जो पता है ना, ये जो एंटायर जो पंजाब एजिटेशन है, ये जो दिल्ली की सड़कें रुकी हुई है, पंजाब हरियाणा पंजाब का, वो खाली पंजाब फार्मर का है। बट आप देखोगे कोई दूसरे राज्य के फार्मर्स नहीं है वो, हाँ सिंबॉलिक कुछ लोग आए हैं बट नहीं है, क्योंकि रीजन बीइंग दैट दूसरे राज्यों का जो फार्मर्स है उनका चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है। बेसिकली मार्केटिंग का समस्या है, मार्केटिंग का, तो इसलिए जो प्राइवेट मंडी का बताए, एपीएमसी बहुत सारी जगह नहीं है, बिहार में एपीएमसी नहीं है, तो अभी जो प्राइवेट मंडी आएंगे तो ये मार्केटिंग होगा। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ है कि कंसोलिडेट कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे छोटे किसान को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सरकार ने अभी अनाउंस किया है 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसान और मार्केट, वो भी खुद भी मार्केटिंग करेगी। एक बड़ा सा, अगर 100 किसान मिल जाए, एक कंपनी बनाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहा है अक्रॉस कंट्री, तो वो बार्गेनिंग पावर होते हैं। जब परचेसर आएगा उसको बोलते हैं कि मैं इस प्राइस में सामान खरीदूंगा। तो सरकार का सबसे बड़ा फोकस है 10,000 एफपीओस बनाने का। नाबार्ड को इंटरेस्टेड किया गया है, एसएफएससी एक स्मॉल फार्मर्स एग्री काउंसिल वो करा रहा है, नैफेड
को भी 3 एजेंसियां लगी हुई है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। सरकार का ये भी कोशिश है कि हमारा जो फर्टिलाइजर यूज जो रेशियो है वो बहुत इम्बैलेंस है। पंजाब में ज़्यादा है, आप ईस्टर्न जोन में देखो बहुत कम है, तो उसको कैसे रैशनल किया जाए, तो वो सब काम कर रहे हैं। जैसे 6,000 रुपया अभी 2-3 इंस्टॉलमेंट में पीएम किसान के थ्रू डायरेक्ट उनका अकाउंट में जा रहा है, तो उनको सीड खरीदने में आसान होगा। तो मार्केटिंग एक चैलेंज है। मार्केटिंग को जैसे ये कानून जो नया कानून है उसमें प्राइवेट मंडी आएंगे, सेटअप करेंगे, तो ये सब सरकार का एक मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी है किसान का आय बढ़ाने के लिए। बट मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो कुछ किसान संगठन माने लीगल करना, वो एक डिजास्टर है। वो कभी हो ही नहीं सकता कभी भी, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक स्कीम है, सरकार का स्कीम है, वो चलता रहेगा। क्योंकि आपको राइस स्वीट खरीदना है, मोस्टली पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से खरीदती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्योंकि आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो चलाना है, और थोड़ा सा पल्सेस ऑयल सीड खरीदती है सरकार, क्योंकि हम लोग नाफेड नहीं खरीदता है, तो बफर स्टॉक बनाना है। सरकार खरीद नहीं सकती है, सारे एमएसपी में कैसे खरीदेगी अगर सरकार, क्योंकि आप देखिए, मैं अगेन बोलता हूँ, सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर कमोडिटी है वो है मिल्क, दूध है। दूध का करीब सबसे बड़ा वैल्यू है 8 लाख करोड़ का जो वैल्यू ऑफ ट्रेड हर साल का होता है। उसमें कोई एमएसपी नहीं है, उनका कोई एपीएमसी मंडी नहीं है, वहां उनका सेल परचेस होता है। तो आइडिया है कि कॉन्सोलेट कैसे स्मॉल फार्मर्स को कैसे और लार्जली देखिए मिल्क के बारे में मैं बता रहा हूँ, लार्जली स्मॉल फार्मर्स है, सबके स्मॉल मीन्स जिसके पास 1-2 गाय भैंस है, 1-2 गाय भैंस, तो वो भी कैसे कॉर्पोरेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, कुछ जगह में प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जुड़े हुए हैं, कुछ जगह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो वो सब चीज कंसोलिडेट करने की जरूरत है। सरकार का स्ट्रैटेजी मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे मल्टीपल चीजें, और मार्केटिंग का जो की हिस्सा था, तो मार्केटिंग चैलेंजेस था, तो ये कानून में बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर आएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को एक आपको लॉ देना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बिना लॉ का कैसे कोई ऑपरेट कर पाएगा अगर एग्रीमेंट। और सरकार अभी बोला भी है कि कुछ जैसे क्लॉज थे उस कानून में कि आपका डिस्प्यूट के टाइम में एसडीएम को जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कानून में। बट तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ चाहिए अगर आपको प्रोसेसिंग बढ़ाना है, क्योंकि विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ कौन सा प्रोसेसर आपसे परचेस करेगा, बताओ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लास्ट में जी बताइए। मैं एक संक्षिप्त में स्मॉल बता देता हूं कि वो जब प्रोसेसर आता है, प्रोसेसर को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी इन्वेस्ट करेगा उस लैंड पे, फार्मर के साथ बात करके एमओयू। खाली परचेस सेल एग्रीमेंट नहीं है ये उसमें उस जमीन पे इन्वेस्ट भी करेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अभी जितना भी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक एक्सपोर्टर है जो भिंडी एक्सपोर्ट करता है बैंगलोर के पास से तो यूके मार्केट, उसका एक इनफॉर्मल एमओयू है कि चाहे मार्केट का रेट 10 रुपया पहुंच जाए, उसको 30 रुपया किलो मिल जाएगा। तो यूके मार्केट में करीब इंडियन करेंसी में वो 120 रुपया में बेचता है। तो ये चल रहा है, भारत में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है चल रहा है, तो ये कानून उसको एक लीगल बैकिंग देता है। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। और कोई लैंड कोई ले नहीं जा रहा है, लैंड के बारे में कोई ओनरशिप ऑफ लैंड ये लॉ डील ही नहीं करता है। तो ये बहुत फार्मर्स लोग का बहुत ज्यादा ये एप्रीहेंशन है कि लैंड ले जाएगा कॉर्पोरेट। ठीक है, यतीश जी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बातें संदीप जी ने कही हैं, और साथ ही इसके पहले आपने और अभी जैसे संदीप जी भी कह रहे हैं कि जो किसान है वो पंजाब के किसान है, और हम जानते हैं कि संपन्न और समृद्ध किसान रहते हैं पंजाब में, और उनके पास बड़े लैंड्स हैं, ज़मीन का बहुत ज़्यादा बंटवारा नहीं होता है। बाकी जगह की भी जो थोड़ा बहुत विरोध की बात है वो भी पॉलिटिकली हम देख रहे हैं सामने आ रही है। तो आपकी नज़र में यहाँ के किसान क्यों आपत्ति जता रहे हैं? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बात है, जैसा संदीप जी ने भी कहा, हम देखें आंकड़ा जो कहता है वो 6% किसान ही अपनी फसल को बेचते हैं, 94% मंडियों में ही साहूकारों को अपनी फसल दे देते हैं। तो अगर प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो या फिर किसानों की फसल खरीदी की बात हो, आखिर ऐसा क्या डर और आशंकाएं हैं, और क्या ये वाजिब दिखाई दे रही हैं? क्योंकि किसानों की मनमर्जी पे है, अगर वो चाहें तो अपना खेत देना, अगर वो चाहें तो दे सकते हैं, और ना चाहें तो ना दें। इन दोनों पहलुओं पर आपकी हाँ, ये फ्रीडम तो किसान को है ही कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता तो ना करे। लेकिन जो कानून है वो एक सुविधा दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप करते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। कानून में एक प्रावधान दे रहा है कि आपको पैसा कैसे दिया जाएगा। अगर आपकी और किसी कंपनी में मतभेद होता है फसल को लेके, तो उसका आर्बिट्रेशन या उसका सुधार कैसे होगा।
पहले सरकार ने कानून में ये लिखा था कि ये एसडीएम के थ्रू होगा जी। लेकिन इस पे कई किसान यूनियंस की इस पे आलोचना आई थी कि एसडीएम के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर किसान की तकलीफ को समझे, तो फिर ये सिविल कोर्ट्स के पास गया। हो सकता है सिविल कोर्ट से बेहतर अगर ये मसला पंचायत में ही तय हो जाए तो बहुत सुविधा होगी किसान को, क्योंकि पंचायत में जब मिलजुल कर किसान बैठेगा तो आमने सामने बैठ के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की मतलब सेटलमेंट हो सकती है। ये सुधार सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए या फिर स्टोरेज के लिए और एमएसपी के लिए नहीं है, ये एक श्रृंखला है और ये श्रृंखला उस डायरेक्शन में है कि किसान की आय बढ़ानी है और दुगनी करनी है। और जैसे कि संदीप जी कह रहे थे, देखिए देश की खेती में दिक्कत नहीं है, खेती में छोटे किसान होने की दिक्कत है। बड़ा किसान, पंजाब का किसान जो 3-4 हेक्टेयर का किसान है, उसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, उसकी आय एवरेज किसान देश के किसान से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। और वो पंजाब का किसान लगातार पिछले 20-25 सालों से लगातार अपनी ईल्ड गेहूं की भी और चावल की भी बढ़ाया जा रहा है। और पंजाब के किसान को यह दिक्कत नहीं है कि खाने की पीने की, आप उनकी ट्रैक्टर देख लीजिए, आपको इतने ट्रैक्टर पर हेक्टर देश में कहीं नहीं मिलेंगे जितने आपको पंजाब में मिल जाएंगे। आप उनकी ट्रॉली देखिए, ट्रॉली का साइज देखिए, देखिए एक ट्रॉली में 40-50 क्विंटल गेहूं जाता है। अगर आप 1 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं तो आपको ट्रॉली की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको पंजाब में हर गांव में, हर घर में आपको ट्रैक्टर मिलेगा और हर गांव में आपको 2 से 3 कंबाइन मिल जाएंगी। अब कंबाइन आपको तभी रखने की जरूरत पड़ती है तो आपके पास 20 एकड़ या 50 एकड़ जमीन हो, नहीं तो कंबाइन रखने का जरूरत ही नहीं है। आप क्रेडिट देखिए, पंजाब में लगातार 2.5 टाइम्स रिक्वायरमेंट है जो क्रेडिट बैंकों ने दिया है, लेकिन फिर भी पंजाब का किसान क्योंकि एक तरह से ज्यादा एस्पिरेशनल है और दिल्ली से पास होने की वजह से वो दिल्ली को धमकी देने में भी बहुत माहिर हो गया है। ठीक है। और इसी कारणवश उसने लगातार बाकी किसानों का हक छीना है। राजस्थान के किसान हो, चाहे यूपी के किसान हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के किसान हो और साउथ के किसान हो, इन सब का हक छीन के पिछली सरकारों ने लगातार पंजाब के किसानों को दिया है। ये अपने आप में गलत है और इस चक्र को तोड़ना जरूरी है। इसलिए देश के किसानों को यह समझना चाहिए कि पंजाब के किसान की जो जरूरत है एमएसपी की, वो पंजाब के किसान की जरूरत है। ठीक है। पंजाब के किसान की जो जरूरत है एपीएमसी की या मंडी की, वो पंजाब की सरकार की जरूरत है, पंजाब के किसान की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि 6.5% जो टैक्स, मंडी टैक्स जाता है, वो पंजाब के किसान के पास नहीं जाता, वो पंजाब की सरकार के पास जाता है। और 3,000 करोड़ रुपए सालाना केंद्र सरकार ये मंडी टैक्स देती है और वो पंजाब सरकार के पास जाता है। पंजाब सरकार ना तो उसको आढ़तियों को देती है, ना ही किसान को देती है, वो अपने पास रखती है। तो ये एमएसपी का जो मुद्दा है, ये देश के सभी किसानों को समझना चाहिए कि इसका उनके लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है। पंजाब के किसानों के लिए भी इसमें फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाके उनकी जो अगली पीढ़ी है वो खेती नहीं कर पाएगी अगर पानी खत्म हो जाएगा। अगर जमीन बंजर हो जाएगी तो चावल क्या, गेहूं भी नहीं उगेगा वहां पे। तो उनको ये चक्र तोड़ना है, उनको खुद ही ये एमएसपी का चक्र तोड़ना है। और उनको जो वहां पे प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो अब सब्जियों का, फूलों का और दूध और डेयरी का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जो एक बेल्ट है मालवा की, वो अभी भी गेहूं और चावल के बीच में फंसी हुई है।
और इससे सिर्फ पंजाब का किसान खुद ही अपने आप को तोड़ निकाल सकता है। सरकार सिर्फ उसमें कानून से उसकी मदद कर सकती है। एक तय के बाद सरकार भी उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जी। तो ये एक पंजाब के किसान को ही तोड़ना है कालचक्र। ठीक है, मैं बहुत संक्षेप में संदीप जी, समय पूरा हो रहा है, आपसे जानना चाहूंगी सबसे अच्छा तरीका इस समय आगे बढ़ने का क्या है कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर? सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आप एक प्रोटेस्ट को देखें और सुधार दोनों को देखें, उसको पहले चीज है कि अभी बात करके इनको किसान को समझाना पड़ेगा कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कोई जायज नहीं है। उड़ीसा का फार्मर कल अगर कोल रोक दे, कोल का ट्रैक में रख दे, कोल पंजाब को नहीं जाएगा। कौन सा पंजाब का कौन सा सोलर मतलब कौन सा उनका प्लांट चलेंगे, पावर प्लांट। तो ये प्रोटेस्ट करना ठीक है, प्रोटेस्ट कर लिया, बट इतना दिन तक रुकना चाहिए। रिफॉर्म करने की जरूरत है। प्राइवेट मंडी चाहिए, ऑल्टरनेटिव मंडी चाहिए। उनको बस एक ही चीज शायद सरकार को कन्विंस करने की जरूरत है कि प्राइवेट मंडी मतलब नहीं है कि एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगा। एपीएमसी मंडी जो वो भी उसमें भी सुधार होगा और एक ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंज देने की जरूरत है, लाइक एनी अदर कमोडिटीज। ठीक है, इसी के साथ समय ये पूरा हो गया है। संदीप दास जी आपका, यतीश राजावत जी आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।